तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3। यानी चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बेसिक चीज के बारे में। ठीक है, कि इस चैप्टर में किस किस नियम का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। आज हम लोग इस पूरे ठीक है वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक चीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन डायरेक्ट लगवाने लगेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले हमको बेसिक चीज पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या कह रहा है इसका मतलब समझ लेते हैं। यानी हमको देख लीजिए क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी एक ऐसा समीकरण पढ़ना है जिसमें कितने चर होने चाहिए, दो चर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लिखा है दो चर वाले। ठीक है, कैसा समीकरण होना चाहिए, रैखिक। रैखिक समीकरण क्या होता है, तो एक ऐसा समीकरण जिसका घात एक होता है उसे बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। और वो भी समीकरण किससे कैसे होना चाहिए, युग्म के रूप में, मतलब जोड़े के रूप में होना चाहिए। नहीं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो भी समीकरण दिया रहेगा दो दो ठो दिया रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, युग्म बोलिए या फिर जोड़ा बोल लीजिए। इसको चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम एक रैखिक समीकरण लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लिख दिए हैं, मान लीजिए 3x + 5y = 6। देख लीजिए एक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसमें देखिए के चर है, दो चर है, x और y क्या है, चर है, तो दो चर है। इस दोनों चर के घात कितना है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है ना, तो दोनों चर का घात क्या है, एक है, एक घात है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब के चर इसमें दो चर, देखिए दो चर है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म नहीं बोलेंगे, युग्म कब होगा, जब दो रहेगा, दो समीकरण रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, युग्म। जैसे मान लीजिए अब यहीं पर लिख दिए होते हैं 5x + 6y = मान लीजिए 10। देख लीजिए दो समीकरण लिख दिए का। अब इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कौन सी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा समीकरण पढ़ेंगे, ऐसे दो समीकरण पढ़ेंगे जिसमें दो दो चर हों। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताइए, जनरल फार्मूला बताइए, या तो इसी को बोलते हैं सामान्य रूप, यानी किस तरह से दिख सकता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए, तो सामान्यतः तो ऐसे दिखेगा, लेकिन देख लीजिए इसका जो व्यापक रूप होता है ना, उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, हम लिखने जा रहे हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सी, व्यापक रूप। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन सी, व्यापक रूप। जब व्यापक रूप बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य रूप, जनरल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा ना, तो आपको किस तरह से दिखेगा, मान लीजिए ax + by + c = 0, कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा बताइए, अब यहाँ पर देख लीजिए केवल दो चर है, x और y चर है, a b c, ये चर नहीं है, ये सब वास्तविक संख्या होती है। यानी a b c का स्थान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 25 50 माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी a b और c का स्थान पे कुछ हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या, ऊपर में भी हो सकता है, अपर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x और y क्या होना चाहिए, दो ठोरा चर। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका सामान्य रूप हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या सामान्य रूप यही होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं युग्म, क्या पढ़े हैं, युग्म, तब तो जोड़ा के रूप में इसको होना चाहिए। तो एक समीकरण और लिखेंगे तो उसका भी व्यापक रूप देखिए कुछ इसी तरह रहेगा, ax + by + c = 0। अब तो आप लोग कहेंगे देखिए दोनों तो सेम सेम हो गया, दोनों तो सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम हो जाएगा तो इसको दो ठो कैसे बोलेंगे, इकट्ठे बोलेंगे ना। तो इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंकीय बदला होना चाहिए ना। जिस मान लीजिए अभी हम आपको लिखे थे एक समीकरण 3x + 5y = 12, एक समीकरण और लिख दे रहे हैं 2x + 3y = मान लीजिए 10। ठीक है, इसको बराबर की इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों में x y तो x y है, लेकिन x का गुणांक यहाँ कुछ अलग है, y का यहाँ अलग है। यहाँ पर भी देखिए x का गुणांक कुछ अलग है, y का कुछ अलग है, तो गुणांक उसका बदला होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे x का गुणांक का दोनों का सेम हो सकता तो नहीं, इसलिए इसको लिखने जा रहे हैं हम लोग a1 बनाने जा रहे हैं, इसको b1 बनाने जा रहे हैं, इसको c1 बना दे रहे हैं, इसको कौन सी बनाएंगे, a2 बना देंगे, इसको b2 बना देंगे, इसको c2 बना देंगे।
तो इसका क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कौन सी व्यापक रूप। यानी इसको पढ़ेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, इसका हम लोग जब सामान्य फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं कौन सी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कौन सी व्यापक रूप। ठीक है, अभी तो आप लोग को ये सब बोरिंग लग रहा होगा, सोच रहे होंगे ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इतना समझ जाइए, यदि यहाँ से आप लोग को बेसिक मतलब पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, यदि यहाँ से आप लोग देख लिए ना, पढ़ लिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अभी इसका बहुत आगे योगदान होगा a1 b1 c1 का, इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या ठोर समीकरण है, दो ठोर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, युग्म बोलेंगे। क्या चर है, देखिए दो चर इसमें भी, दो चर इसमें भी, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यानी जो हाई एठोरस समीकरण दिख रहा है और हाई दीवान दिख रहा है ना, इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना तो एक सीधी रेखा मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक सीधा रेखा मिलेगा। ठीक है, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म में रहता, कोई भी रैखिक समीकरण रहता है ना, उसका जब हम लोग ग्राफ खींचते भी, आगे ग्राफ खींच के दिखाएंगे भी, ठीक है, वो हमेशा एकदम सीधी रेखा में मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कैसे घूमते हुए या फिर तिरछा उछा मिलेगा, नहीं, कैसे मिलेगा, एकदम सीधी रेखा में। अच्छा बताइए, जब हाइयो सीधी रेखा मिलेगा, हाइयो दो चर वाला रैखिक समीकरण यो सीधा रेखा मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कभी ये दोनों रेखाएं जब ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को काट भी सकती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं, या फिर एक दूसरे के संपाती मतलब तरे के ऊपर भी होकर के जा सकती हैं। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे, यानी इसको ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तब ऐसा भी हो सकता है ना। तो देख रहे हैं जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो उसमें के ठौरा रेखा खिंचाएगा, दो ठौरा। क्यों, क्योंकि दो ठौरा समीकरण है तो रेखा भी के ठौरा, दो ठौरा हो जाएगा। अब बताइए, जब दो ठो रेखा खींचेंगे तो वो दोनों रेखा प्रतिच्छेदित भी हो सकता है, वो दोनों रेखा समांतर भी हो सकता है, वो दोनों रेखा संपाती भी हो सकता है। अभी क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्रतिच्छेदित मतलब जैसे मान लीजिए एक रेखा खींचे कुछ इस तरह से आया, ठीक है, दूसरा वाला खींचे कुछ इस तरह से, दोनों एक दूसरे को काट दिया, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा और खींचे, यानी एक बार मतलब दोबारा इसको खींचे तो मान लीजिए एक रेखा इसे मिला और दूसरा वाला भी कुछ इस तरह से मिल गया, इसको बोलेंगे कौन सी हो गया है, समांतर रेखा। लेकिन जब हम तीसरा वाला खींचे, एक रेखा इसे खींचे इस पर, फिर दूसरा वाला भी खींचे इसी पर, इसे खींचा गया, तो देख लीजिए तीन कंडीशन बन सकता है ना, या तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगी, या तो समांतर होंगी, या तो यानी एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं संपाती। यहाँ तो हम रेखा को देख के बता सकते हैं कि कौन समांतर है, कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेदित है। यानी देख लीजिए, इसको बता देंगे कौन सी है, प्रतिच्छेदित है कैसा है, समांतर है क्योंकि कभी नहीं काटेगा, है एक दूसरे को बहुत बार काट रहा है, ये कैसा है, संपाती है। लेकिन हमेशा आपको ठीक है क्वेश्चन जब देगा ना तो ऐसे ग्राफ खींच के नहीं पूछेगा इक्के बार काट रहा है, प्रतिच्छेदित है, समांतर है कि संपाती है, ऐसे देगा तुरंत बता लेंगे। आपको देगा ऐसे समीकरण के रूप में देगा, समीकरण के रूप में दे करके आपसे पूछेगा बताइए ये दोनों रेखा को जब हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे तो प्रतिच्छेदित रहेंगी कि समांतर होंगी कि संपाती होंगी। तो हमको क्या समीकरण को देख करके पता करना पड़ेगा, ना कि ग्राफ को देख करके। ठीक, अब समीकरण को देख करके कैसे पता करेंगे, उसका भी कुछ नियम होता है, इसीलिए तो यहाँ पर बताए हैं a1 b1 c1। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, हम आपको बताया ना कि रेखाएं तीन प्रकार से मिल सकती हैं। पहला, ठीक है, चलिए पहला कंडीशन यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन में आपको मिल सकती है प्रतिच्छेदित रेखाएं, कौन सी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं किसे कहेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक बार काटती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब इस प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए कंडीशन क्या बनेगा, अभी बताइए। दो समीकरण हमको मिला रहेगा ना क्वेश्चन में, एक समीकरण इस रूप में मिला रहेगा, एक और ऐसे मिला रहेगा। देखिए पहले वाले समीकरण से हम लोग a1 b1 और c1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आगे तो चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले से a2 b2 और c2 निकालेंगे। ठीक है, जब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता चल जाएगा, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कौन सी, a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे। यदि कहीं मान लीजिए हमको मिल गया a1 बटे a2, ठीक है, अब बराबर नहीं मिला
B1/B2, यानी जो A1 और A2 का अनुपात रहेगा और B1 और B2 का अनुपात रहेगा वो दोनों आपस में बराबर नहीं मिलेगा, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाँ ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या बताइए, रेखा को देखना पड़ा नहीं, हम लोग खाली समीकरण से ही पता कर लिए कौन सी प्रतिच्छेदित है कि नहीं है। तो कैसे, तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1/B2 के, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस एक एक करके ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, दूसरा कंडीशन देख लीजिए समांतर के लिए, किसके, समांतर रेखाएं, ठीक ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, समांतर रेखाओं के लिए कौन कंडीशन बनेगा, कब रेखाएं समांतर होंगी, इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं, ठीक है, जब एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उसको क्या बोलते हैं, समांतर। और समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, इसमें जब आप लोग A1/A2 निकालेंगे ना, यानी A1/A2, पहले समीकरण से A1 दूसरे से A2 का अनुपात, फिर क्या करेंगे, B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे, B1 और B2 दोनों बराबर मिल जाएगा। लेकिन C1 और C2 का अनुपात निकालेंगे ना तो बराबर नहीं मिलेगा, C1/C2 बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दो ठो बराबर रहेगा, तीसरा का बराबर नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, कौन कंडीशन बोलेंगे, तो ये समांतर वाला कंडीशन है। अब इसके बाद बचा एक कौन सी, संपाती वाला, ठीक है। तीसरा कंडीशन का बचा संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं। अब संपाती जो रेखाएं होती हैं इनका कंडीशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, कब दो रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। इसमें देख लीजिए, यानी A1/A2 जब निकालेंगे, A1/A2 बराबर मिल जाएगा B1/B2 बराबर मिल जाएगा कौन सी, C1/C2। यदि तीनों कंडीशन बराबर मिल जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि हाँ क्या हो गया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, संपाती, यानी तर एक ऊपर गए, एक ऊपर एक, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अब सोच रहे हैं कैसे A1/A2 B1/B2 कैसे निकलेगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल से बता ही देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमको दो समीकरण देगा, जिसमें मान दे दिया 2x + 5y + 6 = 0, मान लिया 3x + 4y + 8 = 0, दो समीकरण दे दिया ना। अब देखिए, अभी A1 B1 C1 कैसे पता चलेगा, हाई है A1 का मान, हाई है B1, देख लीजिए A1 x है ना, x के पहले कौन सी रहेगा A1, B1 का y के पहले यहाँ का रहेगा B1, ठीक है। हाई C1 का वैल्यू कितना है 6, अचर पर C1 का मान कितना है 6, यानी हाई A1 हो गया, हाई B1 हो गया, हाई C1 हो गया, हाई A2 हो गया, हाई B2 हो गया, C2। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको पता होना चाहिए। जब A1/A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 2, A2 कितना 3, तो 2/3 आ गया। B1/B2 निकालेंगे तो 5/4 आ जाएगा। C1/C2 निकालेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से यदि मान लीजिए A1/A2 निकाले बराबर नहीं मिला किसके, B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदित रेखा है। यदि मान लीजिए A1/A2 बराबर मिल गया B1/B2 लेकिन बराबर नहीं मिला कौन चीज, C1/C2 का, तो कौन कंडीशन हो जाएगा, समांतर। या तीनों बराबर मिल गया तो कौन कंडीशन हो जाएगा, संपाती। अब इसमें और देखिए, प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक है, इसका केवल एक हल होगा, इसका कितना हल होगा, एक हल, ठीक है, एक हल होगा। इस एक हल को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय किसे कहते हैं, यूनिक जिसको बोलते हैं, यानी जो दुनिया में केवल एक हो उसी को तो अद्वितीय बोलते हैं। जैसे आप केवल अकेले, आप ये सब कोई भी नहीं है ना, ठीक है, इसलिए आप अद्वितीय हैं। इसी तरह जब दो रेखाएं केवल एक दूसरे को केवल एक बार काटती हैं, देखिए प्रतिच्छेदित रेखाएं कितनी बार काटती हैं, एक बार काटती है ना, जब एक बार काटेंगे तो क्या हल मिलेगा, एक हल। इस एक हल को हम लोग बोलते हैं, या फिर एक हल बोलिए या फिर कौन सी, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक है। तो अद्वितीय हल मतलब एक हल कब मिलेगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बार काटेंगी तो एक हल। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती हैं तो नहीं काटती हैं, इसलिए समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। चलिए होगा भी लिख लेते हैं, कोई हल नहीं होगा। किस वाले में, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी तब। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो कोई हल नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही हैं, क्यों आगे बढ़ाते चले जाइए, नहीं काटेंगे, इसलिए कोई हल नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन, संपाती रेखा हम देखेंगे इसके अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को अनेक बार काटती हैं। अनेक बार कैसे काटेंगे, पहले एक रेखा ई था,
ठीक है। इसके ऊपर दूसरी रेखा इसे खींच दिए, बताइए नीचे वाली रेखा को ऊपर वाली रेखा यहाँ पर भी काटेगा होगा, देखिए हर एक बिंदु पे काटेगा ना, बहुत बार काट रहा है, अनेक बार काट रहा है, इसलिए इसका के हल मिलेगा, जे बार काटेगा उतना हल मिलेगा। तो हम गिनवा नहीं किए के बार काट रहा है, के बार काट रहा है तो अनेक बार काट रहा है, इसलिए कितना हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्या हल, अनेक हल होंगे। चलिए अब इतना तो समझ गए होंगे कि किसका एक हल होता है, किसका कोई हल नहीं होता है, किसका अनेक हल होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदित रेखाओं का केवल एक हल, क्योंकि एक बार काटा। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं, क्यों, क्योंकि एक को भी नहीं काटा। संपाती रेखाओं का अनेक हल, क्यों, क्योंकि बहुत बार काट रही है। अब देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछेगा, बताइए क्या हल होगा, एक हल होगा, दो हल, मतलब एक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा, या फिर अनेक हल होंगे। इसको कैसे और सटीक से पता करेंगे, तो हम लोग इसी फार्मूले से पता कर लेंगे। जब हमको a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर मिला, कह देंगे अद्वितीय हल है, या फिर कह देंगे कौन सी, प्रतिच्छेदित रेखा है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं मिला, कह देंगे ये कौन सी, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कौन सी है, समांतर है। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर मिल गया, कह देंगे बहुत हल है, यानी अनेक हल है, यानी रेखाएं कैसी हैं, संपातित। देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, बीच वाले का, जो कंडीशन लिखे हैं इसी से पता कर ले रहे हैं प्रतिच्छेदित है और केटो हल है। देखिए इसी से पता कर रहे हैं समांतर है, उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसी से पता कर रहे हैं संपाती है, इसके अनेक हल है। तो देखिए इस कंडीशन से अध्याय वाला कंडीशन संतुष्ट हो गया, कह देंगे अनेक हल है, या फिर कह देंगे कौन सी, संपाती है। हाई कंडीशन फॉलो कर गया, कह देंगे कोई हल नहीं, यानी कौन सी है, या फिर समांतर है। हाई कंडीशन यानी अद्वितीय हल है, या फिर कौन सी, प्रतिच्छेदित। जो पूछेगा हमसे वो पता कर लेंगे। अब एक चीज और पूछ सकता है आपके किताब में क्वेश्चन में, एक चीज और पूछ सकता है, पूछेगा कौन कौन से रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या फिर असंगत है। अब संगत असंगत किसे कहेंगे उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। यानी जब किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल मिल जाएगा, कोई हल मतलब कोई सलूशन मिल जाएगा, चाहे एक ठो मिला, चाहे दो ठो मिला, चाहे 1000 ठो मिला, खाली मिलना चाहिए। यदि मिल जाएगा कोई भी हल तो क्या होगा, वो संगत होगा। यदि कोई हल नहीं मिला क्या हो जाएगा, असंगत। इसको पहचानने का बस एक का तरीका, यानी किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का यदि हल है तो संगत होगा, यदि हल नहीं है तो असंगत। अच्छा बताइए, यहाँ पर हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, हल कब मिलता है, यानी एक हल है वाले कंडीशन में मिला का, अनेक हल इसमें मिला का, इसमें तो कोई हल नहीं मिला है। समांतर वाले का कोई हल होता है नहीं, इसका मतलब प्रतिच्छेदित रेखाओं का अद्वितीय यानी हल होता है, तो इसलिए ये कैसा होगा, संगत होगा। ये कैसा होगा, संगत रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा, ठीक है। कैसा होगा, संगत। क्या बताइए, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, समांतर वाला असंगत हो गया। तीसरा देखिए, बहुत हल मिलेगा, यानी हल मिल रहा है ना, इसमें भी एक हल मिला, इसमें अनेक हल मिला, इसलिए ये संगत और ये भी क्या हो जाएगा, संगत। इसका कोई हल नहीं था, क्या हो गया, ये असंगत, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। अब आपके क्वेश्चन में 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट के पहला प्रश्नावली में, ठीक है, पहले तो ग्राफी 20 से सॉल्व करवाएगा आप कुछ, उसमें से ये भी आपसे पूछेगा, बताइए कौन कौन से रैखिक समीकरण युग्म में संगत है, कौन कौन से असंगत है। तो संगत कब होगा, जब प्रतिच्छेदित होगा। प्रतिच्छेदित कब होगा, जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं मिलेगा, कर देंगे संगत। यानी देखना सब का सब पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, यानी दोनों बराबर नहीं है मतलब एक हल, एक हल मतलब संगत है। तीनों मतलब दो ठो बराबर, तीसर का बराबर नहीं है मतलब कोई हल नहीं, मतलब क्या हो गया, असंगत। तीनों बराबर है, अनेक हल मतलब कैसा हो गया, संगत हो गया। तो देख रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर बस इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसी कंडीशन के, इसलिए इसको आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। यदि ई नहीं याद रहेगा समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, मतलब क्या होगा, एक हल होगा, मतलब ए बार रेखाएं काटेंगे, ए बार रेखाएं काटेंगे तो यानी कौन सी हो जाएगा, वो संगत। देखिए दो ठो बराबर, तीसर का बराबर नहीं रहेगा, कोई हल नहीं होगा, यानी दोनों रेखाएं क्या समांतर है, असमांतर है, कोई हल नहीं मिला, क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। है तो बहुत बेर काट रहा है, इसलिए तीनों बराबर मिला है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस अनेक हल हो जाएंगे, यानी ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन दोनों रेखाओं को, जो भी रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा, दो युग्म मतलब दो समीकरण मिलेगा, ठीक है। उन दोनों रेखाओं को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है,
ठीक है। कभी हमसे कहेगा नहीं इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करिए, तो ग्राफी विधि से करेंगे। नहीं तो कभी कहेगा बीजगणितीय विधि से, और उस बीजगणितीय विधि में भी 3 विधि होता है, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का पहले 2 तरीका होता है, एक ग्राफी तरीका, एक बीजगणितीय तरीका। ग्राफी तरीका में हमको ग्राफ खींच करके उसको दोनों रेखाओं को खींचना पड़ेगा, जहां एक दूसरे को काटेंगे वह उत्तर हो जाएगा। लेकिन बीजगणितीय तरीका जो होता है ना, वो 3 प्रकार से होता है। एक पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, दूसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। लेकिन आपके सिलेबस में, नए वाले सिलेबस में, ठीक है, यानी जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें वज्रगुणन हटा दिया है, इसलिए हमको वज्रगुणन नहीं पढ़ना। आपके सिलेबस में खाली कौन सी है, विलोपन और प्रतिस्थापन है, तो उसको हम लोग खाली पढ़ेंगे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, कैसे दोनों रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतने बेसिक चीज आपको पता रहेगा, तो आप पहला प्रश्नावली पूरा लगा देंगे, ठीक है। और दूसरे प्रश्नावली में हमको क्या पढ़ना है, वही है जो आपको बताएं, कौन सी, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए नहीं, पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर विलोपन विधि से, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा प्रश्नावली है, ठीक है। तो इस तरह से यानी जो भी कुछ भी रहेगा हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले हाई वाला कंडीशन सबको पता होना चाहिए, तभी पहला प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न को सॉल्व करते हुए।